नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। देहरादून में नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर गिरी गाज। शहरी विकास विभाग ने मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना को हटाया। रायपुर के स्कूलों में डीएम सविन बंसल के निर्देश पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम। बाल संरक्षण कानूनों और योजनाओं पर दी जानकारी। उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी चुनौती। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, पलायन रोकने के लिए सरकार सक्रिय। गाजियाबाद की घटना के बाद देहरादून प्रशासन सतर्क। बच्चों के डिजिटल व्यवहार की होगी कड़ी निगरानी। नैनीताल में 124 लोग ले रहे दोहरी पेंशन। कैग की रिपोर्ट से फर्जीवाड़ा हुआ उजागर। धनराशि की वसूली की जाएगी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आने वाले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदान में भी दिखेगा बारिश बर्फबारी का असर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर गिरी गाज। शहरी विकास विभाग ने मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी को हटाया। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना को हटाया गया। शहर की सफाई व्यवस्था ठीक न होने पर कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। सचिव शहरी विकास नितेश झा की ओर से जारी किया गया आदेश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था ठीक न होने पर कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शहरी विकास विभाग में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी को हटाए जाने की बात सामने आई। ऋषिकेश में चल रहे वन भूमि प्रकरण और बापू ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने के संबंध में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदन में चल रही कार्रवाई के दौरान बापू ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने का मुद्दा उठाया। उनके इस कदम पर ऋषिकेश में लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने ऋषिकेश की जनता की आवाज को सदन के सामने रख दिया है, जिससे ऋषिकेश की जन समस्या का निदान हो सके। आपके ही माध्यम से भी होनी है। और एक ज्वलंत विषय इस समय ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। उस संदर्भ में 2-3 बातें मैं कहूँगा, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का आदेश है और स्वाभाविक। जैसे 4 धाम में ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर का रास्ता भी इसमें जोड़ा गया है। पहाड़ों में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से विकसित होने से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे बसें, टैक्सी आदि का चलन बढ़ेगा और उत्तराखंड राज्य की हरियाली की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। विशेष रूप से उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद। सियासी टकराव और तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस के द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर जारी किए गए एक पोस्टर को भाजपा को भ्रष्ट जुमला पार्टी बताए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है।
इस पोस्टर को लेकर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। इसी क्रम में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विनोद चमोली ने आरोप लगाया कि केंद्र की राजनीति में सक्रिय कांग्रेस के 3 बड़े नेता आज जमानत पर बाहर रहकर राजनीति कर रहे हैं, जो कांग्रेस की कथनी और करने पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आगे कहा, प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामलों में घिर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। विनोद चमोली का कहना है, केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक कांग्रेस के अधिकांश नेता किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार के मामले में जुड़े रहे हैं। मैं सबके सामने हमारे माँ बहनों सामने निवेदन करना चाहता हूँ। मोदी जी, आज हम वार्ड नंबर 7 के सभी वार्डवासी आपसे एक निवेदन करने के लिए पहुँचे हैं। निवेदन में है कि वार्ड नंबर 7 में दे दिया था, क्योंकि हम इतना परेशान तब जाके आए आपको परेशान करने के लिए। नहीं परेशान क्या, मैंने आपको परेशान होने देना, मैंने परसों दे दिया था। आज हो गया। इस निवेदन को लेके हम सभी वार्डवासी आपसे आज निवेदन करने के लिए आए हैं कि कृपया इस समस्या को। जी, हम आए हैं वार्ड नंबर 7 सुंदरपुर रोड क्षेत्र में जो जल निकासी हेतु जो नाला निर्माण होता है ना, उसके लिए उसके संबंध में आए हैं कि नाला निर्माण का कार्य जल्द से जल्द हमारे चेयरमैन। अभी चेयरमैन साहब और चेयरमैन प्रतिनिधि ने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? चेयरमैन प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द कार्य को करेंगे। ये डिमांड लेके आए हैं हमारे बहनें, हमारे भाई लोग, माताएं। ये नाले की बड़ी समस्या, पानी भर जाता है। ये हमारे जीवन राही जी ने कॉलोनी काटा था, काम तो उनका था, पर जनता जनार्दन सबसे पहले है। ये हमने 2 दिन पहले टेंडर के लिए दे दिया है और 15 दिन की प्रक्रिया, उसके बाद हम काम चालू कर देंगे। फिलहाल इन लोगों ने कितने रोड, कितने नाले के बात रखा? 4 रोड तो गए हुए हैं शासन में, 1 रोड जीवन राय वाला, वो भी सोचते हैं कल बैठते हैं तो दोनों ही निकाल दे तो एक तरफ का काम संधू कॉलोनी का पूरा हो जाएगा। सर, आपके नगर पंचायत अंतर्गत 9 वार्ड है, बाहर से लोग आके यहाँ पर प्लाटिंग करते हैं, जो रास्ता नाली कुछ बनाते नहीं, बाद में आके प्रॉब्लम आती है, इसके लिए कोई सख्त कदम नहीं है क्या? नहीं, अब सख्त कदम उठाएंगे। मैंने अभी फ़ोन करके कह दिया, भैया नहीं है तो हम आपकी जेसीबी से खोद देंगे। इतने पैसे, कल हम गए शासन में, सबसे मिले, वो कह रहे हैं कि आप कॉलोनियों क्यों काटने देते हो, तो हमने उन्होंने हमें कुछ और भी बताया कि कॉलोनियों के लिए क्या किया जाएगा। खबर है कोटद्वार से, जहां पर शहर में बाबा शब्द को लेकर अपने उपजे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर शहर की छवि खराब किए जाने को लेकर विरोध तेज हो गया है। मामले में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सख्त कार्रवाई की मांग की है। महेंद्रपाल सिंह रावत का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर सोशल मीडिया के माध्यम से कोटद्वार शहर की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत समय चाहिए डिबेट करने के लिए। आप कल्पना कीजिए कि देश के अंदर उनके 3 बड़े नेता हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, सोनिया गांधी सर्वे सर्वा, रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के दामाद, तीनों के तीनों बेल पर हैं, तीनों जमानत पर आज राजनीति कर रहे हैं, जमानत पर बाहर है। इसी तरह प्रदेश के अंदर अगर आप इनका नेतृत्व देखेंगे, हरीश रावत पर ट्रायल चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, सीबीआई में जांच हुई थी, जो उनका बयान था, जो उनका स्टिंग था, जिसमें पूरे उत्तराखंड को बेचने की बात कर रहे हैं, वो पूरे उत्तराखंड ने देखा। भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस टूटी, जो कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से बाहर जाने का निर्णय लिया, आरोप यही था
कि हरीश रावत जी की सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नैनीताल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में किए गए निर्णय में के क्रम में आज संयुक्त कर्मचारी संघ ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में उन कार्मिकों को 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा के बाद एसीपी के तहत पदोन्नत वेतनमान दिए जाएं, जो संपूर्ण सेवा काल में 3 पदोन्नति प्राप्त नहीं कर पाए हैं। साथ ही वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाए। जिन कर्मचारियों की कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ भी दिया जाए। जिससे कि कोटद्वार का नाम बदनाम हो, कोटद्वार के सांप्रदायिक ताने बाने को तोड़ने का काम किया जाए। तो मैं सरकार से भी विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और कहीं न कहीं इसके माध्यम से एक संदेश इस पूरे भारत में जाना चाहिए कि कोटद्वार एक शांतिप्रिय क्षेत्र है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के प्रत्येक जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो मुखरता से इस विषय पर आगे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। धन्यवाद। हल्द्वानी के आरटीओ कार्यालय में जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने आज अचानक छापेमारी कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और डीएम के पहुंचते ही कार्यालयों में हड़कंप मच गया और परिसर में घूम रहे दलाल मौके से फरार हो गए। जिलाधिकारी ने रिकॉर्ड रूम का बारीकी से निरीक्षण किया। रिकॉर्ड व्यवस्था सही न पाई तो कड़ी नाराजगी भी जताई। उन्होंने सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट और आई कार्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश भी दिए हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेम्परेरी रिकॉर्ड है जो वीडिंग जिसकी प्रक्रिया चल रही है इनकी, और जो परमानेंट नेचर का रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड रूम में रखने के लिए कहा गया है। शिकायत पेटिका नहीं है यहाँ पर, तो शिकायत पेटिका लगाने के लिए कहा गया है। जो यहाँ का परमानेंट स्टाफ है उनकी नाम पट्टिका होनी चाहिए, उनका पहचान पत्र उनके गले में प्रदर्शित होना चाहिए। फ्लैक्सी लगाने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर इस परिसर में कोई एजेंट सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। इसके अलावा फ्लैक्सी में ये भी डिस्प्ले होना चाहिए कि यहाँ पर सभी सेवाएं निर्धारित मूल्य पर दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नैनीताल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में संयुक्त कर्मचारी संघ ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में उन कार्मिकों को 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा के बाद एसीपी के तहत पदोन्नत वेतनमान दिए जाए, जो संपूर्ण सेवा काल में 3 पदोन्नति प्राप्त नहीं कर पाए हैं। साथ ही वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाए और जिन कर्मचारियों की कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है उन्हें पदोन्नति में शिथिलीकरण का भी लाभ दिया जाए। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि हम लोग पिछले 15 जनवरी से हम लोग लगातार गेट मीटिंग कर रहे थे। आज ये उसका द्वितीय चरण है। हमारा 18 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें हमने विभिन्न विभागों की इस मांगों को समन्वय करके इसमें हम इसको आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस धरना प्रदर्शन के बाद हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देंगे। ये बड़ा रोज़ का विषय है कि अभी तक हम लोग लगातार 15-20 दिन से हम लोग धरना कार्यक्रम, ये गेट मीटिंग कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर अभी तक राज्य सरकार द्वारा इसमें इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।
जिससे सारे कर्मचारियों में आक्रोश है और निराशा फैल रही है। तो हमारा सरकार से भी अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी इसको मांगे हमारी मान ले, नहीं तो पूरे कर्मचारी सड़क पे उतरे हुए हैं। खबर है डोईवाला से, जहां पर लच्छीवाला नेचर पार्क देहरादून में वन विभाग ने वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत विद्यालयी छात्रों के साथ कार्यशाला और भव्य जागरूकता रैली आयोजित की है। रैली में छात्र, शिक्षकों और वन विभाग के अधिकारियों ने वन बचाओ जीवन बचाओ जैसे नारों के साथ लोगों को जंगलों में आग से होने वाले नुकसान और बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को वन संरक्षण की शपथ दिलाई गई और आमजन से जंगलों में आग न लगने की अपील भी की गई है। खबर है देहरादून से, जहां पर रायपुर क्षेत्र में बाल अधिकारों को लेकर एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में जिला बाल संरक्षण इकाई और महिला कल्याण विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देना रहा। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को भी बाल अधिकारों से संबंधित कानून और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य योजनाओं और नीतियों से हटकर सरकार के लिए प्लान का मुद्दा अभी भी बड़ी चुनौती के रूप में सरकार के लिए गंभीर विषय बना हुआ है, जिसको लेकर राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। रिपोर्ट देखिए। सांसद बलूनी ने ग्रामीणों से अपने गांव को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेकर रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि पहाड़ के गांवों को पुनर्जीवित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहेंगे। वहीं भाजपा स्थित कैबिनेट मंत्री पलायन को रोकने और रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में धामी सरकार का बड़ा प्रयास मान रहे हैं, जिससे संवाद केवल एक बैठक नहीं बल्कि पहाड़ के भविष्य को बचाने की एक भावनात्मक पहल के रूप में सामने आया, जिसने प्रवासी और स्थानीय ग्रामीणों को अपने गांव से दोबारा जोड़ने का संदेश दिया। विपक्ष अभी भी पलायन को लेकर सरकार के दावों को पूरी तरीके से फेल बताते नहीं थक रहा है। आज हम पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के पंचूर ग्राम सभा में हैं और यहाँ पर पातली गांव में हैं। ये गांव में लगभग वीरान गांव है। सभी लोग कहीं देहरादून और श्रीनगर और दिल्ली जाके विस्थापित हो चुके हैं। आज एक शुरुआत की है, इन सब लोगों को यहाँ बुला के एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की है। अब पूरे गढ़वाल में, पूरी लोकसभा में जहाँ जहाँ गोश्त विलेज होंगे वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ के ग्रामवासियों को बुला के और ये उनसे आग्रह और अपील करेंगे कि अपने गाँव में किसी तरह से नाता जोड़ के रखिए। कभी गांव में किसी एक बच्चे का जन्मदिन मनाइए, एक त्यौहार मनाइए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा दर्द ही हमेशा पलायन रहा है। उत्तराखंड में जो घोस्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ी एक चुनौती रही है हर सरकार के लिए, लेकिन इस सरकार में उस चुनौती से हमने कहीं ना कहीं बहुत हमने आगे बढ़ के काम किया है पलायन को रोकने में, रिवर्स पलायन में। चाहे वो मैं आपको बहुत सारे ऐसे गांव बता सकता हूं उत्तराखंड में जहां पे लोगों ने वापस आके अपना रोजगार खुद शुरू किया है, चाहे वो बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिशरीज के क्षेत्र में हो, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में हो, होम स्टे के माध्यम से हो। तो उत्तराखंड सरकार लगातार कोशिश यही कर रही है कि उत्तराखंड के जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ तक अपनी योजनाओं को पहुँचा सकें।
उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन 2025 हाल ही में रजत जयंती के उत्सव के रूप में मनाया गया। इस सम्मेलन में देश के 11 राज्यों से करीब 200 प्रवासी शामिल हुए। पलायन आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2024 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। ऐसे में सत्ता पक्ष भविष्य में पलायन को रोकने और पुनर्वास को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहा है। विपक्ष सरकार से पलायन न रोक पाने और रिवर्स पलायन के दावों को लेकर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का मानना है कि मनरेगा योजना को सरकार ने कमजोर कर दिया है, रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है और रिवर्स पलायन का दावा कर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। को बने 25 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं। राज्य अभी इस वर्ष हमारी राज्य सरकार ने, धामी जी ने बड़े बड़े तौर पे 1000 करोड़ का जो खर्च करके उन्होंने जिस प्रकार से ऐड अपने ऊपर खर्च करके इस राज्य को बताया कि विकास की ओर हम निरंतर रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेरोजगारी दर जो है निरंतर रूप से बढ़ रही है। उसका एक जो हम उत्तराखंड की सड़कों पर, चाहे किसी भी जिले की बात करें, उत्तराखंड का जो युवा है अपने रोजगार की मांग को लेकर निरंतर रूप से संघर्षरत है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी समय समय पर जो स्टार्टअप की बात कभी वो करते हैं, कभी वो MSME की बात करते हैं या अन्य प्रकार से युवाओं को रोजगार की बात करते हैं और स्वरोजगार की भी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि कागजों में ये बातें हो सकती है। तो पर सरकार काम नहीं कर रही है, जबकि वो चुन के ही इसलिए आती है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान दे। हमारे यहाँ से न केवल पलायन हो रहा, हमारे यहाँ से तो लोग गायब भी हो रहे हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं, लेकिन सरकार जो है पलायन पर कोई उनकी पॉलिसी नहीं है, कोई उनका विजन नहीं है। और अगर कोई योजना वो बनाते जिससे जो लोग हैं वो अपने गाँव में ठहरते तो हमारा राज्य बेहद आगे जाता, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे लोगों का राज्य है और हर व्यक्ति चाहता है एक बेहतर जिंदगी। निश्चित रूप से देखिए, अनिल बलूनी जी वरिष्ठ नेता हैं, उनका प्रयास सराहनीय है। वो ऐसे काम कई बार कर चुके हैं। इगास वाला काम हुआ, अभी भूतिया गांव को आबाद करने वाला काम है, सराहनीय काम है, अच्छा काम है। हर प्रतिनिधि को ये काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से पलायन एक समस्या तो उत्तराखंड के लिए है ही है। ये अनंत जिसका कोई अंत नहीं, वैसी समस्या है और अनिल जी उसमें प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से सब लोग उसके साथ लगेंगे, पहले से भी लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले 4.5 सालों में करीब 6,282 लोग जो प्रदेश से पलायन कर रहे थे, उन्होंने रिवर्स पलायन किया है और अपने गांव लौटकर कारोबार कर रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान प्रवासी पंचायतें करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जिन जिन राज्यों में उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं उनसे संपर्क कर रिवर्स पलायन के लिए प्रेरित किया जा सके। वहीं दूसरी बड़ी वजह पहाड़ों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की घटती संख्या भी है। पौड़ी जिले में पहले 8 विधानसभा सीटें थी, जो अब घटकर 6 रह गई हैं। आने वाले समय में ये संख्या 4 या 5 भी हो सकती है। इसी प्रकार चमोली जिले में पहले 4 विधानसभा सीटें थी, जो भविष्य में घटकर 2 रह सकती हैं। नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में भी विधानसभा सीटों की संख्या लगातार कम हो रही है। ये सभी के सोचने का विषय है, क्योंकि पहाड़ की आवाज उठाने के लिए पहाड़ को आबाद रखना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।